है गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। यदि कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में। चैनल नेम है @VKS टीचिंग एग्ज़ाम। स्टार्ट करते हैं सेशन। ये इंग्लिश का 45 क्वेश्चन का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए क्वेश्चन का सेट है और ये हमारी 11th क्लास है PYQ पे TGT इंग्लिश पे। आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन फर्स्ट से देखते हैं। इसमें 45 क्वेश्चन में नियर अबाउट 35 क्वेश्चन क्या हैं, लिटरेचर से हैं। बाकी का 5 क्वेश्चन फिगर ऑफ स्पीच से है और 5 जो है इडियम एंड फ्रेजेस से है। तो आइए स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन देखते हैं, दैट इज़ फ्रॉम लिटरेचर एंड स्टार्ट करते हैं। द सोनेट इज़ नोन टू हैव ओरिजिनेटेड इन। अब दिया गया है कि सोनेट का आविष्कार कहाँ से होता है, ये किस जगह के नाम से जाना जाता है कि सोनेट का आविष्कार कहाँ से हुआ है। इंग्लैंड में तो किसने किया था, व्याट ने किया था। और सबसे फेमस कौन है इंग्लैंड में, उसके लिए शेक्सपियर जाने जाते हैं। शेक्सपियर ने कितने लिखे, 154 सोनेट्स लिखे। अब ये पूछा गया है कि ओरिजिन कहाँ से हुई थी सोनेट की, यानी कि सोनेट की शुरुआत कहाँ से हुई थी। तो सोनेट की शुरुआत क्या स्पेन से मानी जाती है, ग्रीस से मानी जाती है, इंग्लैंड से मानी जाती है या इटली से मानी जाती है। तो द सोनेट इज़ नोन टू हैव ओरिजिनेटेड फ्रॉम या ओरिजिनेटेड इन कहाँ पे, इटली, यानी कि इटली से इसका ओरिजिनेशन माना जाता है कि सोनेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ था, इटली से हुआ था। सो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 1। क्या द सोनेट इज़ नोन टू हैव ओरिजिनेटेड इन, कि सोनेट का आविष्कार या सोनेट का प्रारंभ कहाँ से हुआ है, इटली से हुआ है। सो क्वेश्चन नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2। सेकेंड क्वेश्चन है, हु वॉज द फर्स्ट वन टू यूज़ सोनेट इन इंग्लैंड। अब इंग्लैंड में सोनेट को पहली बार किसने यूज़ किया था। अभी हम फर्स्ट क्वेश्चन में ही थोड़ा सा डिटेल में दिए इसको। तो क्या विलियम शेक्सपियर ने दिया था, पेट्रार्क ने दिया था, मिल्टन ने दिया था या थॉमस व्याट ने दिया था। तो इंग्लैंड में इंट्रोड्यूस किया था सोनेट को किसने सबसे पहले, सर थॉमस व्याट ने। सर थॉमस व्याट ने इंग्लैंड में सोनेट को क्या किया था, सबसे पहले इंट्रोड्यूस किया था। दैट्स वाई यहाँ पे क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्या हु वाज द फर्स्ट वन टू यूज सोनेट इन इंग्लैंड। इंग्लैंड में सोनेट का प्रयोग करने वाला, सोनेट को यूज़ करने वाला सबसे पहला व्यक्ति कौन था, तो वो थे सर थॉमस व्याट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। पेट्रार्कन सोनेट इज आल्सो कॉल्ड। पेट्रार्कियन सोनेट जो थे उसको और किस सोनेट के नाम से जाना जाता है, द शेक्सपियरन सोनेट, द मिल्टोनिक सोनेट, द जैकोबियन सोनेट और नन ऑफ दीज। तो पेट्रार्कन सोनेट जो मिल्टन के सोनेट हुए करते थे, मिल्टन का जो सोनेट होता था वो किससे रिलेटेड था, पेट्रार्कन सोनेट, पेट्रार्कन सोनेट से होता था। सो क्या क्या हो जाएगा यहाँ पे, ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा। किसके लिए, क्वेश्चन नंबर 3 के लिए, कि सी मिल्टोनिक सोनेट, यानी कि पेट्रार्कन सोनेट इज आल्सो कॉल्ड, पेट्रार्कन सोनेट को मिल्टोनिक सोनेट भी कहते हैं। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है, एन एम्बिक पेंटामीटर लाइन कंटेन्स। एम्बिक पेंटामीटर जो लाइन होता है वो उसमें क्या होता है, 5 फीट होते हैं, 7 फीट होते हैं, 9 फीट होते हैं या 6 फीट होते हैं। तो एम्बिक क्या होता है, एम्बिक पेंटामीटर में कितने फीट होते हैं, 5 फीट होते हैं। एम्बिक पेंटामीटर में 5 फीट होते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 4 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इन एन एम्बिक पेंटामीटर कंटेन्स कितने लाइन, 5 लाइन्स, यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर होगा फॉर क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। एन एलिजी इज अ ब्रीफ लिरिक ऑफ। एलिजी क्या होता है, किस टाइप का ब्रीफ लिरिक है, सेरेमनी का, रिलीजियस इवेंट का,
मॉर्निंग का या नन ऑफ दोज। तो एलिजी क्या होता है? एलिजी क्या होती है? दुखांत घटना होती है। एलिजी में क्या होता है? दुखांत घटना होती है। दुखांत घटनाओं पे लिखा होता है एलिजी। या किसी के मेमोरी में, किसी की डेथ हो जाने के बाद उसके मेमोरी में लिखा जाता है, दैट इज़ नोन एज एलिजी। मेमोरी में लिखा जाता है। जैसे क्या है? लिसिडस है मिल्टन की, थायरेसिस है, ये क्या है? एलिजी है। लिसिडस क्या है? पेस्टोरल एलिजी है। थायरेसिस भी क्या है? पेस्टोरल एलिजी है। तो ये क्या है? लिसिडस किसके लिखे मेमोरी में लिखा गया है मिल्टन द्वारा? वो किसके? एडवर्ड किंग के, जो कि उनके कॉलेज फ्रेंड रहते हैं। उनकी डेथ हो जाती है बिना टाइम के, मतलब बहुत कम एज में उनकी डेथ हो जाती है। तो उनकी मेमोरी में मिल्टन ने लिखा था लिसिडस। तो कैसी घटना हो गई? वो दुखांत पे या किसी के दुख में, विलाप में, दुख डेथ हो जाने पे उसकी मेमोरी में जो लिखी जाती है। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। क्या? एन एलिजी इज़ अ ब्रीफ लिरिक ऑफ क्या? मॉर्निंग, यानी कि शोक की लिरिक होती है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। ब्लैंक वर्ज इज बेस्ड एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ। ब्लैंक वर्ज किसका एक्सेप्टेड फॉर्म है? लॉन्ग पोएम्स एंड एपिक्स का, ओड का, एलिजी का या सोनेट्स का? तो ब्लैंक वर्ज इज बेस्ड एक्सेप्टेड फॉर्म ऑफ एपिक होता है, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अब ब्लैंक वर्ज होता क्या है? तो ब्लैंक वर्ज में राइम स्कीम नहीं होता है। राइम स्कीम नहीं होता है, लेकिन आयम्बिक पेंटामीटर, एम्बिक पेंटामीटर होता है। तो ऐसे वर्क जो इसमें अनराइमिंग स्कीम होती हैं, मतलब राइमिंग नहीं होती है, और क्या होता है? एम्बिक पेंटामीटर होता है। तो इस टाइप के पोएम को क्या कहते हैं? ब्लैंक वर्स कहते हैं। और जैसा कि पैराडाइज लॉस्ट क्या है? एक ब्लैंक वर्स पोएम है। सो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते, देखते क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्हाट इज टेरजा राइमा? टेरजा का क्या मतलब होता है? 3। तो टेरजा राइमा इज एन इंड स्टॉप 3 लाइन्स ऑफ स्टैंजा। टेरजा राइमा इज अ 3 लाइन्स स्टैंजा ऑफ राइमिंग लाइन्स। टेरजा राइमा इज रन ऑन 3 लाइन्स स्टैंजा विथ फिक्स्ड राइम स्कीम। टेरजा राइमा इज रन ऑन 3 लाइन्स। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? टेरजा राइमा किसे कहते हैं? टेरजा राइमा इज एन इंड स्टॉप, मतलब किसी भी पैराग्राफ का इंड होता है, लाइन का इंड होता है पोएम का। राइमा इज एन एंड स्टॉप 3 लाइन्स स्टैंजा। सो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए होगा आंसर। टेरजा राइमा इज एन इन स्टॉप 3 लाइन स्टैंजा। तो व्हाट इज टेरजा राइमा? टेरजा राइमा इज एन इन स्टॉप 3 लाइन स्टैंजा। सो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अगला देखते हैं ऑप्शन नंबर बी। अरे क्वेश्चन नंबर 8, हैज़न स्लोअली। अब यहाँ पे क्या है? ये फिगर ऑफ स्पीच है। फाइंड आउट द फिगर ऑफ स्पीच, या कह सकते हैं कि विच इज़ द फिगर ऑफ स्पीच इन दिस स्टेटमेंट। तो हैज़न और स्लोअली मतलब जल्दी जल्दी। हैज़न मतलब जल्दी जल्दी, और स्लोअली मतलब धीरे धीरे। और दोनों क्या है? एक दूसरे के जक्स्टा पोजिशन है, एक दूसरे के अगल बगल हैं और अपोजिट मीनिंग दे रहे हैं। तो वो फिगर ऑफ स्पीच कौन सी होती है जो विरोध, अपोजिट मीनिंग देती है और जक्स्टा पोजिशन में होती है? दैट्स द फिगर ऑफ स्पीच नोन एज ऑक्सीमोरन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन। ऑक्सीमोरन मतलब क्या हो जाता है? ऑप्शन ए करेक्ट आंसर है। और ऑक्सीमोरन मीन्स क्या होता है? विरोधाभास। विरोधाभास अलंकार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ये भी फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन है द फिगर ऑफ स्पीच इन ओ माई लव इज लाइक रेड रेड रोज। यहाँ पे क्या है? ओ माई लव इज लाइक अ रेड रेड रोज। तो
केवल र और र का 2 जगह रिपीटेशन है, इसलिए यहाँ पे क्या एलिट्रेशन नहीं हो जाएगा, क्योंकि एलिट्रेशन तो ऑप्शन में भी नहीं दिया है। एक चीज़ और है, लाइक दिया है, जो तुलनात्मक शब्द होते हैं लाइक, एज, सो, तो वो भी दिया है। तो इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, ये सिमली होगा, मेटाफोर होगा, पर्सोनिफिकेशन होगा या हाइपरबोली। हाइपरबोली क्या होता है, ओवर स्टेटमेंट होता है। हाइपरबोली ओवर स्टेटमेंट। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है, नॉन लिविंग एक्ट लाइक लिविंग। मेटाफर क्या होता है, इम्प्लाइज सिमली, यानी कि किसी तुलनात्मक शब्द की ज़रूरत नहीं होती है, डायरेक्ट कोई उपाधि दी जाती है या डायरेक्ट एक को दूसरा कह दिया जाता है। सो यहाँ पे मेटाफर, तीनों में अंतर पता चल गया। अब लास्ट क्या है, फर्स्ट ऑप्शन है सिमली, तो सिमली होगा इसका आंसर। सिमली में क्या होता है, दो नाउन या दो चीज़ों के बारे में तुलना, दो चीज़ों की, किसी समान चीज़ों की तुलना की जाती है और उसमें एक तुलनात्मक शब्द भी दिया रहता है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, सिमली फिगर ऑफ स्पीच होता है। सो ऑप्शन नंबर ए, ओ माई लव इज़ लाइक अ रेड रेड रोज, का आंसर हो जाएगा सिमली। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10 में है फिगर ऑफ स्पीच फाइंड आउट करना है। विच फिगर ऑफ स्पीच डू वी सी इन द फॉलोइंग एक्सप्रेशन, वी ही वॉज अ गुड टीचर बट अ पुअर स्टूडेंट। अब यहाँ पे क्या है, एक ये क्लॉज है और एक ये क्लॉज है, जहाँ पे दो सेंटेंस या दो क्लॉज एक दूसरे का अपोजिट मीनिंग देते हैं। ही वॉज अ गुड टीचर लेकिन पुअर स्टूडेंट, टीचर अच्छा था लेकिन स्टूडेंट के तौर पे वो क्या था, पुअर था, मतलब कमज़ोर था। तो वहाँ पे क्या होता है, एंटी क्लाइमेक्स जो होता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर को शो करता है, और यहाँ पे क्या है, अपोजिट मीनिंग दे रहा है। और एंटी क्लाइमेक्स को ही क्या बोलते हैं, बैथोस किसको बोलते हैं, एंटी क्लाइमेक्स को ही बोलते हैं, एंटी क्लाइमैक्स को ही क्या बोलते हैं, बैथोस बोलते हैं। सो दो ऑप्शन तो एलिमिनेट हो गया। अब बचता है आयरनी। आयरनी का क्या होता है, कोई व्यंग होता है, कोई किसी पे व्यंग जैसी व्यंग्यात्मक टिप्पणी हो, दैट इज आयरनी। अब बचता है एक ऑप्शन, हो जाएगा एंटीथीसिस। एंटीथीसिस का होता है कि जब दो स्टेटमेंट या दो सेंटेंस या दो क्लॉजेस एक दूसरे के अपोजिट मीनिंग देते हैं, वहाँ पे हमारा फिगर ऑफ स्पीच होता है एंटीथीसिस। जबकि ऑक्सीमोरन क्या होता है, ऑक्सीमोरन में दो वर्ड एक दूसरे के आसपास आते हैं, नियरेस्ट में आते हैं और एक अपोजिट मीनिंग देते हैं, वहाँ पे ऑक्सीमोरन होता है। और एंटीथीसिस में दो स्टेटमेंट अपोजिट मीनिंग देता है। अगला देखते हैं 11 क्वेश्चन नंबर, विलियम शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड ऑन। बैप्टाइज मतलब कि कह सकते हैं नामकरण टाइप का, कि उनका नामकरण कब हुआ था, या कह सकते हैं कि उनको बैप्टाइज कब किया गया था, ये एक होता था उनके टाइम में। तो क्या वो 23 अप्रैल 1564, 24 अप्रैल 1564, 25 अप्रैल 1564 या 26 अप्रैल 1564। तो विलियम शेक्सपियर वॉज बैप्टाइज्ड ऑन, ये 26 अप्रैल 1564। क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। एंड ऐसा माना जाता है कि ही वॉज बॉर्न ऑन 23 अप्रैल, क्या 23 अप्रैल 1564 को बॉर्न हुए थे, और उनका बैप्टाइज्ड उनको कब किया गया था, 26 अप्रैल, आफ्टर 4 डे, 23, 24, 25 एंड 4th डे क्या बैप्टाइज किया गया था 26 अप्रैल 1564 को, एंड ही वॉज बॉर्न ऑन द डेट ऑफ 23 अप्रैल 1564। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12 है, क्वेश्चन नंबर 12 है, शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट। शेक्सपियर ने अपनी शिक्षा कहाँ से ली थी, तो किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रैटफोर्ड, ग्रामर एजुकेशन, किंग्स जॉर्ज स्कूल्स, सेंट मैरीज स्कूल, या सेंट थॉमस अ बेकेट स्कूल। तो शेक्सपियर वॉज प्रोबेबली एजुकेटेड एट इन द स्कूल नेम वॉज किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रैटफोर्ड, जिसे कि ग्रामर एजुकेशन भी कहते हैं। किंग्स क्या है, क्या नाम है, किंग्स न्यू स्कूल इन स्ट्रैटफोर्ड, किंग्स न्यू स्कूल
इन स्ट्रेटफोर्ड। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन के लिए। आइए अगला देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13 है शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस इज स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, स्ट्रेटफोर्ड चर्च, वेस्टमिनिस्टर एबे, स्ट्रेटफोर्ड ऑन एवन। तो शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस जो है कंफ्यूज नहीं होना है, ऑन नहीं होता है, क्या है इनका, स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। इनका बर्थ प्लेस है स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा शेक्सपियर्स बर्थ प्लेस इज। क्वेश्चन नंबर 13 का ऑप्शन हो जाएगा स्ट्रेटफोर्ड अपॉन एवन। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14 है शेक्सपियर्स पेरेंट्स वर। शेक्सपियर के पेरेंट्स का क्या नाम था, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी आर्डेन। Shakespeare's parents were John Shakespeare and Mary Arden, John Shakespeare and Anne Hathaway, John Shakespeare and Mary Garden, John Shakespeare and Mary Dowden। तो शेक्सपियर के पेरेंट्स का नाम क्या था, जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डेन। सो ऑप्शन नंबर ए का क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन, शेक्सपियर्स पेरेंट्स वो। शेक्सपियर के पेरेंट्स का नाम था जॉन शेक्सपियर एंड मैरी ऑर्डेन। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15 है वीनस एंड एडोनिस इज अ पोयम बाय। वीनस एंड एडोनिस जो था वो किसके द्वारा लिखी हुई पोयम थी, जॉन मिल्टन द्वारा, पीवी शैली द्वारा, मैथ्यू आर्नोल्ड द्वारा या विलियम शेक्सपियर द्वारा। तो वीनस एंड एडोनिस वाज अ पोयम रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। सो 15 का हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 15 का ऑप्शन नंबर डी होगा करेक्ट आंसर, वीनस एंड एडोनिस इज रिटन बाय विलियम शेक्सपियर। अगला देखते हैं 16 नंबर, शेक्सपियर्स ट्रेजिक प्ले हैमलेट इज़ इन्फ्लुएंस्ड बाई। शेक्सपियर्स का जो ट्रेजिक प्ले हैमलेट था वो किससे इन्फ्लुएंस था, किससे प्रभावित था, किससे प्रभावित होकर, किस प्ले से, किस ट्रेजेडी से प्रभावित होकर उन्होंने इसको लिखा था। तो द स्पेनिश ट्रेजेडी बाई किड, डॉक्टर फास्टस बाई मार्लो, द कैंटरबरी टेल्स बाई चॉशर, यूटोपिया बाई थॉमस मोर। ये पूछा गया है कि शेक्सपियर का जो ट्रेजिक प्ले था हैमलेट वो किससे प्रभावित होकर, किससे इन्फ्लुएंस्ड होकर उन्होंने लिखा था। तो ये प्ले हैमलेट लिखा गया था द स्पेनिश ट्रेजेडी बाय किड। किड की स्पेनिश ट्रेजेडी से इन्फ्लुएंस्ड होकर विलियम शेक्सपियर ने हैमलेट नामक ट्रेजेडी को लिखा था। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन कि हैमलेट इन्फ्लुएंस्ड बाय शेक्सपियर ट्रेजेडी, हैमलेट इन्फ्लुएंस्ड बाय द स्पेनिश ट्रेजेडी किड। थॉमस किड की स्पेनिश ट्रेजेडी से ये इन्फ्लुएंस्ड होके ये लिखे थे वर्क। अगला देखते हैं 17, क्वेश्चन नंबर 17 है कि हु इज़ द हीरोइन इन शेक्सपियर्स द टेम्पेस्ट। द टेम्पेस्ट नामक जो वर्क था उसकी हीरोइन कौन थी शेक्सपियर के टेम्पेस्ट में, वायला थी, पोर्शिया थी, मिरांडा थी या बिएट्रिस थी। तो हीरोइन ऑफ द शेक्सपियर्स वर्क टेम्पेस्ट वॉज कौन, मिरांडा थी, यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा, मिरांडा वॉज द हीरोइन ऑफ द शेक्सपियर्स वर्क टेम्पेस्ट, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18, Which play of Shakespeare was not included in the first folio 1623 by Hemings and Condell। जो विलियम शेक्सपियर का जो फर्स्ट फोलियो लॉन्च हुआ था 1623 में, उसमें विलियम वर्ड्सवर्थ के जो है वर्क जो है उसमें क्या किए थे, पब्लिश किए गए थे। और विलियम वर्ड्सवर्थ के कुल कितने वर्क थे, 37 थे, प्लेस थे, जिसमें से कि उसमें 36 प्ले उसमें क्या किए गए थे 1623 के फोलियो में। 1623 के फोलियो में 36 प्ले उनके पब्लिश किए गए थे। तो पूछा गया है कि उस फर्स्ट फोलियो में 36 किए गए थे पब्लिश, 37 में से कौन सा ऐसा वर्क था जो कि रह गया था, पब्लिश नहीं किया गया था। तो क्या है वो, पेरिक्लीस था, मैरी वाइव्स,
ऑफ विंडसर था, सिम्बेलाइन था या टू नोबल किंग्समैन था? तो वो वर्क था पेरिक्लीज। पेरिक्लीज वॉज नॉट पब्लिश इन द नॉट पब्लिश्ड इन द फर्स्ट फोलियो ऑफ 1623 बाई हिमिन्स एंड कॉन्डेल। ये क्या था? पेरिक्लीज शेक्सपियर का वर्क था जो कि हिमिन्स और कॉन्डेल द्वारा फर्स्ट फोलियो जो कि 1623 में पब्लिश हुई थी उसमें ये वर्क उनका पब्लिश नहीं हुआ था। सो यही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 19 का। क्वेश्चन नंबर 19 है हु स्पीक्स फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। ये बात किस प्ले में और किसने कही है? तो ये हैमलेट में कही गई लाइन है। क्या? हैमलेट में कही गई लाइन है और इसे हैमलेट ही बोलता है। फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन ये कहा गया है वर्क हैमलेट में। मैकबेथ नहीं है, किंग लियर नहीं है और ओफिलिया नहीं है। इसमें किसने कहा है? यंग हैमलेट ने ये स्टेटमेंट दिया है फ्रेलिटी दाई नेम इज वुमन। किस लिए कहा है? अपनी माँ को तुरंत वो उसने शादी कर लिया उसके पिता के मरने के बाद, उसी पे वो थोड़ा सा ओवरवेल्म्ड रहता है तो उसमें ये स्टेटमेंट हैमलेट द्वारा दिया गया है। सो ऑप्शन नंबर ए क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 19 के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है कॉर्डेलिया केम टू हेल फॉर फादर। पहले तो कॉर्डेलिया जो है किस प्ले की कैरेक्टर है? तो वो किसकी है? किंग लियर की। किंग लियर की किंग की बेटी है और वो 3rd नंबर की बेटी है। तो कार्डेलिया जो है केम टू हेल्प फॉर फादर, वो अपने फादर का हेल्प करने आती है जब उनका बुरा समय रहता है। तो किस कारण से आती है ये पूछा गया है। ही हैड गिवन हर लायंस शेयर ऑफ हिज किंगडम। क्या इसलिए आती है कि उन्होंने अपने किंगडम का, अपने राज्य का बहुत बड़ा शेयर उसे दिया था? तो नहीं। ही हैड डिप्राइव्ड हर ऑफ हर शेयर इन द किंगडम। क्या उन्होंने अपने राज्य के शेयर से, हिस्से से उसे डिप्राइव्ड कर दिया गया था, बेदखल कर दिए थे उसके पिता, इसलिए? तो ये भी रीज़न नहीं था। आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम और सी हेटेड हर एल्डर सिस्टर। क्या वो अपनी बड़ी बहनों से घृणा करती थी इसलिए उनका आई थी हेल्प करने? नहीं। वो किस लिए आई थी? क्योंकि बिकॉज ऑफ आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, क्योंकि वो जेन्युइनली अपने फादर को प्रेम करती थी, ना कि उनके किंगडम या उनकी शेयर से या उनके पैसों से उनसे प्रेम करती थी। सो जब उनका बुरा टाइम था तो कॉर्डेलिया उन्हें हेल्प करने के लिए आती है आउट ऑफ हर जेन्युइन लव फॉर हिम, फॉर हर फादर। सो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 21 का। क्वेश्चन नंबर 21 है व्हाट डज क्लॉडियस फील गिल्टी फॉर। वॉट डज क्लॉडियस फील गिल्टी फॉर। क्लॉडियस जो है किस कारण से गिल्टी फील करते हैं? किलिंग हिज ब्रदर, मैरिंग द क्वीन, सेंडिंग हैमलेट अवे, रनिंग आउट ऑफ द प्ले। क्लॉडियस कौन रहता है? हैमलेट में, हैमलेट प्ले में किंग हैमलेट का ब्रदर रहता है, भाई। और यंग हैमलेट का क्या रहता है? अंकल रहता है। यंग हैमलेट का अंकल, जो कि यंग हैमलेट की माँ से शादी कर लेता है क्लॉडियस, उसका चाचा, किसके मरने के बाद? किंग हैमलेट की डेथ होने के बाद। और किंग हैमलेट कैसे मरता है? उसके कान में पॉइजन पोर कर दिया जाता है। किसके द्वारा? क्लॉडियस द्वारा। तो किंग, अब पूछा गया कि व्हाट डज क्लॉडियस फील गिल्टी फॉर। क्लॉडियस को गिल्टी किस चीज़ के लिए महसूस होती है? तो किलिंग हिज ब्रदर, अपने भाई को मारने के लिए वो बाद में उसे गिल्टी फील होता है। नेक्स्ट होगा 22। अगला क्वेश्चन देखते हैं वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न एट। वर्ड्सवर्थ का जन्म कहाँ हुआ था? कॉकर माउथ में हुआ था, कॉकर पेट में हुआ था, कॉकर हिल में हुआ था या कॉकर वैली में हुआ था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न एट कहाँ पे? कॉकर माउथ। कॉकर माउथ। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। वर्ड्सवर्थ वॉज बॉर्न एट कॉकर माउथ। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 23। वर्ड्सवर्थ्स प्रील्यूड इज अ। प्रील्यूड किस टाइप का वर्क था? क्या ऑटोबायोग्राफिकल पोएम था, फिलोसफिकल पोएम था, बैलाड था या एलिजी था? तो विलियम वर्ड्सवर्थ की जो प्रील्यूड थी
वो किस टाइप की पोएम थी? ऑटोबायोग्राफिकल पोएम थी। सो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फॉर द वर्क्स ऑफ वर्ड्सवर्थ प्रिल्यूड इज नोन एज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर है क्वेश्चन नंबर 23 का। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24 का देखते हैं। वर्ड्सवर्थ रोट अ सोनेट लंदन 1802। लंदन 1802 एक वर्क लिखा था वर्ड्सवर्थ ने, वो किसके लिए लिखा था? क्या विलियम शेक्सपियर के लिए लिखा था, मिल्टन के लिए लिखा था, बेन जॉनसन के लिए लिखा था, या क्रॉमवेल के लिए लिखा था? तो वर्ड्सवर्थ ने एक वर्क लिखा था लंदन 1802, वो किसके लिए लिखा था? वो लिखा था जॉन मिल्टन के लिए। किसके लिए? जॉन मिल्टन के लिए। जॉन मिल्टन के लिए इन्होंने लिखा था क्या? लंदन 1802, दैट इज नोन एज वर्ड्स क्या है? शेक्सपियर के, मिल्टन के लिए लिखा गया वर्क है। किसके द्वारा? विलियम वर्ड्सवर्थ के द्वारा। सो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 25 क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 25 है आफ्टर हुम वर्ड्सवर्थ वॉज अपॉइंटेड पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड। किसके बाद विलियम वर्ड्सवर्थ को, किस पोएट लॉरिएट के बाद इनको पोएट लॉरिएट चुना गया था इंग्लैंड का? तो रॉबर्ट साउदी के बाद, सर वॉल्टर स्कॉट के बाद, कॉलरिज के बाद, या बेन जॉनसन के बाद? विलियम वर्ड्सवर्थ को पोएट लॉरिएट चुना गया था किसके बाद? रॉबर्ट साउदी, यानी ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। रॉबर्ट साउदी वॉज द फॉर्मर पोएट लॉरिएट ऑफ इंग्लैंड जस्ट बिफोर क्या? विलियम वर्ड्सवर्थ। और विलियम वर्ड्सवर्थ को उनके बाद पोएट लॉरिएट इंग्लैंड का चुना गया। क्वेश्चन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा। अगला देखते हैं 26 का। क्वेश्चन नंबर 26 है हु कंसीडर्ड वर्ड्सवर्थ एज हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। विलियम वर्ड्सवर्थ को ऐसे भी जाना जाता है कि विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे? नेचर पोएट थे। इनकी मोस्ट ऑफ द पोएम बिलोंग्स टू द नेचुरल थिंग इन नेचर। सो इन्हें नेचर पोएट के नाम से भी जाना जाता है। तो ये दिया गया है कि किसने इनके लिए कोट किया था कि हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर शब्द का स्टेटमेंट इनके लिए, विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए किसने दिया था? ये थॉमस डिक्वेंसी ने दिया था, कॉलरीज ने दिया था, पीबी शैली ने दिया था, या मैथ्यू आर्नोल्ड ने? तो इन्हें हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का पुजारी, हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर मतलब प्रकृति का पुजारी। क्या? प्रकृति का पुजारी की उपाधि किसने दी थी? ये संज्ञा उन्हें किसने दिया था? तो ये संज्ञा दिया था विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए। किसने ये संज्ञा दी थी विलियम वर्ड्सवर्थ के लिए? थॉमस डी क्वेंसी ने। थॉमस डी क्वेंसी, यानी क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर हो जाएगा ए। थॉमस डी क्वेंसी ने इनके लिए स्टेटमेंट दिया था हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर। अगला देखते हैं 27 है द थीम ऑफ द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। ये पोयम है विलियम वर्ड्सवर्थ की। विलियम वर्ड्सवर्थ क्या? द वर्ल्ड इज टू मच विथ अस। इसमें उन्हें दिया है कि इसका मेन थीम क्या था? कंडेमन्स मटेरियलिज्म, कंडेमन्स गॉड, कंडेमन्स नेचर, कंडेमन्स फ्रेंड्स। तो पहले तो क्या था? विलियम वर्ड्सवर्थ क्या थे? नेचर पोएट थे। तो कंडेमन्स ऑफ नेचर तो वो कर ही नहीं सकते क्योंकि वो नेचर पे ही लिखते थे। तो कंडेमन नेचर की आलोचना नहीं किया उन्होंने। गॉड से रिलेटेड उन्होंने कोई वर्क नहीं दिया ज़्यादा। कंडेमन फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स से भी नहीं दिया था। वो क्या था? भौतिकवाद के विरोधी थे। अगर वो प्रकृति के समर्थक थे तो भौतिकवाद के विरोधी थे। तो वो क्या लिख सकते थे? कंडेमन्स मटेरियलिज्म, यानी पदार्थवाद या भौतिकवाद का विरोध करते थे। तो उनका द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस जो वर्क है वो उसमें वो कंडेम करते हैं किसको? मटेरियलिज्म को, भौतिकवाद को।
वो कंडेम करते हैं। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 28 का। 28 है, व्हाट डज पैंथेइज्म मीन। पैंथेइज्म क्या है? गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड, एवरीथिंग इज मॉर्टल, नन कैन escape फ्रॉम टाइम एंड ऑल ऑफ दिस। तो व्हाट इज पैंथेइज्म? क्वेश्चन नंबर 28 है, पैंथेइज्म मीन्स है गॉड इज ऑल एंड ऑल इज गॉड। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर होगा पैंथेइज्म। पैंथेइज्म, God is all, God is all and all is God। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज। वर्ड्सवर्थ नेचर के साथ कैसा व्यवहार करते हैं? लिविंग पर्सनैलिटी, लाइफलेस ऑब्जेक्ट, नॉन लिविंग पर्सनैलिटी या नन ऑफ दिस। तो वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज, क्या नेचर को वो लिविंग पर्सनैलिटी की तरह ट्रीट करते हैं? नेचर को वो कैसा मानते हैं? लिविंग पर्सनैलिटी की तरह मानते हैं। तो वर्ड्सवर्थ ने ट्रीटेड नेचर एज लिविंग पर्सनैलिटी, यानी व्यक्तिगत जीवित व्यक्तित्व की तरह, जीवित व्यक्ति की तरह उसको ट्रीट करते हैं। किसको? नेचर को। सो ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 देखते हैं। 30 है, वर्ड्सवर्थ वॉज द ओनली पोएट लॉरिएट टू राइट नो रिलीजियस वर्सेस, ऑफिशियल वर्सेस, मोरल वर्सेस और ऑफेंडिंग वर्सेस। तो वर्ड्सवर्थ जो थे वो केवल किस टाइप के पोएट थे? केवल कौन सा ऐसा पोएट लॉरिएट था, यानी विलियम वर्ड्सवर्थ ऐसा क्या किए थे पोएट लॉरिएट के दौरान जो और किसी ने नहीं किया था? वर्ड्सवर्थ वॉज द ओनली पोएट लॉरिएट टू राइट नो। विलियम वर्ड्सवर्थ जब पोएट लॉरिएट थे तो उन्होंने केवल वो ही ऐसा कौन सा काम किए थे जो किसी ने नहीं किया था? तो ही हैज़ लॉरिएट क्या है? ओनली पोएट लॉरिएट टू राइट नो रिलीजियस, नो ऑफिशियल वर्सेस। उन्होंने जिस दौरान वो पोएट लॉरिएट चुने गए, जिस दौरान उन्होंने पोएट लॉरिएट रहा, वो क्या किए थे? कोई भी ऑफिशियल वर्सेस उस टाइम उन्होंने नहीं लिखा। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी करेक्ट आंसर होगा। फॉर किसके लिए? वर्ड्सवर्थ वॉज द ओनली पोएट लॉरिएट टू राइट नो ऑफिशियल वर्सेस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ पोएट लॉरिएट। जब तक वो पोएट लॉरिएट रहे, जब तक रहे, तब तक उन्होंने कोई भी ऑफिशियल वर्सेस नहीं लिखा। सो आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं 31। क्वेश्चन नंबर 31 है, हु रोट पोएम एपिटैफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट। एपिटैफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर। हु रोट a poem epitaph on the admirable dramatic poet विलियम शेक्सपियर। विलियम शेक्सपियर के ऊपर एपिटैफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर किसने लिखा? वर्ड्सवर्थ ने लिखा, डॉक्टर जॉनसन ने लिखा, जॉन मिल्टन ने लिखा या ड्राइडेन ने लिखा? तो एपिटैफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट विलियम शेक्सपियर पर इन्होंने लिखा था। किसने? जॉन मिल्टन ने लिखा था एपिटैफ ऑन द एडमिरेबल ड्रामेटिक पोएट। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 32 है, कॉमस। कॉमस क्या था? कॉमस वाज प्रेजेंटेड इन द ऑनर ऑफ अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, अर्ल ऑफ साउथहैम्पटन, अर्ल ऑफ सरे और नन ऑफ दीज। तो अर्ल ऑफ, क्या कॉमस किसके ऊपर लिखा गया था? अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर, यानी कि ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। कॉमस वाज प्रेजेंटेड इन द ऑनर ऑफ, मतलब क्या? अर्ल ऑफ ब्रिजवाटर के सम्मान में कॉमस नाम का प्ले लिखा गया था। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 32 के लिए। अगला देखते हैं 33 है, सैटर्न इज पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर टू। सैटर्न इन होगा यहाँ पे, क्या हो जाएगा? सैटर्न इन पैराडाइज लॉस्ट इज कंपेयर टू।
सैटर्न की तुलना पैराडाइज लॉस्ट में किससे की गई है? मून से की गई है, सन से की गई है, पोलर स्टार से की गई है या लेवियाथन से की गई है? तो सैटर्न को पैराडाइज लॉस्ट में लेवियाथन से इसकी तुलना की गई है। क्या? लेवियाथन। यानी 33 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर। लेवियाथन के रूप में कंपेयर किया गया है सैटर्न को। अगले देखते हैं 34। लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटन बाय। मिल्टन की लाइफ ऑफ मिल्टन नाम से एक वर्क किसने लिखा मिल्टन के बारे में, और उसका हेडलाइन भी क्या दिया, उसका नाम दिया उसको लाइफ ऑफ मिल्टन। ये किसने लिखा है? तो लाइफ सैमुअल जॉनसन ने लिखा है, बेन जॉनसन ने लिखा है, चार्ल्स लैम ने लिखा है या जॉन ड्राइडन ने लिखा है? ये वर्क लिखा है सैमुअल जॉनसन ने, द लाइफ ऑफ मिल्टन। द लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटेन बाय क्या? सैमुअल जॉनसन। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। क्या? लाइफ ऑफ मिल्टन हैज़ बीन रिटेन बाय सैमुअल जॉनसन एंड दिस इज़ द वर्क बाय सैमुअल जॉनसन अबाउट द रियलिटी इन, मतलब कि इस हेडिंग में ये नाम दे के, चैप्टर को ये नाम दे के, और क्या लिखा गया है? उनके मिल्टन के, जॉन मिल्टन की लाइफ के बारे में लिखा गया है सैमुअल जॉनसन के द्वारा। अगला देखते हैं 35 है। सैमसन, मनोआ, डेलिला, हड़प्पा आर द कैरेक्टर्स इन मिल्टन्स विच वर्क। तो सैमसन, मनोआ, डेलिला और हड़प्पा ये मिल्टन के किस वर्क के कैरेक्टर्स हैं? सैमसन एगोनिस्टस के हैं, कॉमस के हैं, हिस्ट्री ऑफ ब्रिटेन के हैं या टेट्राकॉर्डन के हैं? तो ये सभी कैरेक्टर्स किस प्ले के हैं? सैमसन एगोनिस्टस के, जो कि क्या है? एक क्लोजेट ड्रामा है। क्लोजेट ड्रामा है। अब क्लोजेट ड्रामा क्या होता है? ड्रामा टू बी, लास्ट में किसी क्लास में हमने बताया, ड्रामा टू बी रीड, ऑन ड्रामा ओनली टू बी रीड कह सकते हैं, नॉट टू परफॉर्म। उस ड्रामा को या उस प्ले को क्लोजेट ड्रामा बोलते हैं, क्लोजेट बोलते हैं, दैट इज ओनली टू बी रीड, नॉट टू परफॉर्म ऑन इन द स्टेजेस। सो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं, 10 क्वेश्चन और बचे हैं। अगला है द फर्स्ट सीन ऑफ कॉमस ओपन्स इन। यहाँ पे क्या है? कॉमस एक वर्क है जिसमें कि क्या है, सेबरीना नाम की एक देवी है, नदी की देवी, और एक सेफर्ड है जो डिस्गाइज के रूप में आता है, और एक लेडी है, उसके 2 भाई हैं, वो उसके साथ जंगल में जाती है और वो अपनी चेस्टिटी को, अपनी वर्चुअलिटी को और प्योरिटी को बचाने की कोशिश करती है, और उसमें वो सेफर्ड जो है वो डिस्गाइज में आता है और इसको ले जाता है और एक पेय पदार्थ पिलाना चाहता है। वो स्टोरी है, और ये कहाँ से स्टार्ट होती है, इसमें ये पूछा गया। द फर्स्ट सीन ऑफ कॉमस ओपन सीन, वाइल्ड वुड, डाइनिंग रूम, मीटिंग हॉल या अ सी बीच। तो ये इसका जो है फर्स्ट सीन स्टार्ट होता है अ वाइल्ड वुड, एक जंगली, एक लकड़ी या कह सकते हैं एक जंगल में इसका फर्स्ट सीन ओपन होता है, स्टार्ट होता है। क्वेश्चन नंबर 36 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंसर। अगला देखते हैं, अगला है व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर निम्फ इन कॉमस। व्हाट इज़ द नेम ऑफ द रिवर निम्फ इन कॉमस। कॉमस में रिवर निम्फ का क्या नाम रहता है? कैटरीना, सेबरीना, रबीना या मैरियाना। तो कोमस जो प्ले है उसमें निम्फ ऑफ रिवर का नाम रहता है क्या? सेबरीना। यानी ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा फॉर क्वेश्चन नंबर 37। क्या? नेम ऑफ द रिवर निम्फ वॉज सेबरीना इन दिस प्ले कॉमस। सो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 है, हु वॉज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ। एक प्ले है स्ट्राइफ, उसमें जो है लीडर कौन रहता है? स्ट्राइफ प्ले में परिश्रमियों का या कार्य करने वालों का, लेबरों का, वो कौन रहता है? उसमें लीडर कौन रहता है? देखते हैं, डेविड रॉबर्ट्स रहते हैं, जॉन बल्जिन रहते हैं, हेनरी थॉमस रहते हैं या नन ऑफ दीज। तो क्वेश्चन नंबर क्या है ये?
इसमें रहते हैं डेविड रॉबर्ट्स। क्वेश्चन नंबर 38 का आंसर हो जाएगा डेविड रॉबर्ट्स क्या वॉज द लीडर ऑफ द लेबरर्स इन द प्ले स्ट्राइफ। स्ट्राइफ प्ले में लेबरों के क्या लीडर कौन रहते हैं, वो उसका नाम रहता है डेविड रॉबर्ट्स। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला देखते हैं 39 का। जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ जॉन गाल्सवर्दी किसके जो फादर थे वो क्या थे। तो एक नॉवेलिस्ट के सन थे, मर्चेंट के थे, लॉयर के थे या डॉक्टर के थे। तो वो थे सन एक लॉयर के। किसके सन थे वो, लॉयर के। और यहाँ पे राइटिंग मिस्टेक है, LAWYER हो जाएगा। सो जॉन गाल्सवर्दी वॉज द सन ऑफ अ लॉयर। और इन्होंने अपना करियर किससे स्टार्ट किया था, जॉन गाल्सवर्दी ने अपना करियर खुद स्टार्ट किया था किससे, नॉवेलिस्ट से। लिटरेरी करियर इनका नॉवेल से स्टार्ट हुआ था और इनके फादर क्या थे, एक लॉयर थे, LAWYER लॉयर हो जाएगा। सो आंसर हुआ ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 39 के बाद 40 है। जॉन बारद्विक अ लिबरल MP इज़ अ कैरेक्टर इन। जॉन बारद्विक किस प्ले का एक कैरेक्टर है, द सिल्वर बॉक्स का, विंडोज़ का, जस्टिस का, अ बीट ऑफ लव का। क्वेश्चन नंबर 40 है। तो जॉन बारद्विक कैरेक्टर था किसका, द सिल्वर बॉक्स का एक कैरेक्टर है जॉन बारद्विक। सो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ए होगा करेक्ट आंसर फॉर द गिवन क्वेश्चन। जॉन बारद्विक अ लिबरल MP इज अ कैरेक्टर इन द सिल्वर बॉक्स। क्वेश्चन नंबर 40 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा। अगला देखते हैं। अब यहाँ से ईडियम एंड फ्रेजेस से क्वेश्चन है। अ स्मॉल फ्राई मीन्स, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ अ स्मॉल फ्राई, अनइम्पॉर्टेंट, वीक, लिटिल या इम्पॉर्टेंट थिंग। तो अ स्मॉल फ्राई मीन्स हो जाएगा एन अनइम्पॉर्टेंट थिंग या एन अनइम्पॉर्टेंट हो जाएगा। सो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर होगा, स्मॉल फ्राई मीन्स एन अनइम्पॉर्टेंट। सो आंसर ए हो जाएगा। अगला देखते हैं 42 अ एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड। एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड, cause of danger, cause of hatred, cause of quarrel, cause of animosity. So meaning of apple discard is cause of quarrel. Cause of quarrel means झगड़े का कारण। क्या हो जाएगा, या झगड़े की जड़ बोल सकते हैं, झगड़े का कारण एप्पल डिस्कार्ड। सो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखते हैं 43 है। एट रैंडम मीन्स, एट रैंडम मतलब विदाउट एनी एम। रैंडम का मतलब ये होता है अचानक से। फॉर अ लॉन्ग टाइम, टू इक्वल क्वेरल, टू एंड क्वेरल और थॉरोली। तो द मीनिंग ऑफ एट रैंडम इज विदाउट एनी एम, मतलब बिना किसी लक्ष्य के, बिना किसी प्लानिंग के होने वाली चीज़ें क्या होती हैं, एट रैंडम बोला जाता है। सो 43 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट आंसर। अगला देखते हैं। अ रेड लेटर डे मीन्स, ये तो BPSC में भी पूछा हुआ क्वेश्चन था, BPSC में भी पूछा गया था और ये SSC से भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, TGT में लेवल के एग्ज़ाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है। ऑप्शन इसके अलग अलग थोड़ा सा चेंज कर देता है। अ रेड लेटर डे मीन्स अ डे टू राइट विथ रेड पेन, अ डे मार्क्ड इन रेड, अ डे टू राइट लेटर्स या एन इम्पॉर्टेंट डे। सो मीनिंग ये हो जाएगा, अ रेड लेटर डे का मतलब होता है एन इम्पॉर्टेंट डे या स्पेशल डे बोल सकते हैं, या ऐसा दिन जो फेमस हो, जो जाना जाता हो। सो फेमस डे, ऑस्पिशियस डे बोल सकते हैं। अ रेड लेटर डे मीन्स ऑस्पिशियस डे भी बोल सकते हैं। सो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर होगा इसके लिए। क्वेश्चन नंबर 44, रेड लेटर डे मीन्स एन इम्पॉर्टेंट डे, एन ऑस्पिशियस डे। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 एंड दिस इज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन।
टुडे आई हैव हेल्ड 45 क्वेश्चन. बी एन ओल्ड हैट, ये फ्रेज है बी एन ओल्ड हैट मीन्स बी सुपरस्टिशियस, बी क्रेजी, बी आउटडेटेड या बी फूलिश. तो बी एन ओल्ड हैट का मतलब होता है जो प्रचलन में न हो, प्रचलन में न हो, that is known as be an old hat. So meaning of be an old hat is be outdated. यानी कि ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर होगा फॉर द गिवन क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 45. और ये आज का अंतिम क्वेश्चन था. और ये हमारा टीजीटी और पीजीटी पीवाईक्यू प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से लिए हुए पैटर्न पे ये क्वेश्चंस थे और ये लास्ट क्वेश्चन था. यदि हमारा क्वेश्चन का लेबल और पैटर्न अच्छा लगे तो प्लीज़ सेशन को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में और अन्य लोगों को शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करवा दीजिए ताकि हम इससे भी बेटर देने की कोशिश करें. और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में इससे भी अच्छे क्वेश्चंस के साथ, लिटरेचर, लिटरेरी टर्म्स एंड फिगर ऑफ स्पीच एंड ग्रामर पोर्शन एंड वोकैब सेक्शन के साथ. सो धन्यवाद. बाय बाय एवरीवन. प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को. धन्यवाद.